एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक है हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक या विकासात्मक सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। और उनकी जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं हम उनको पढ़ चुके हैं। अवस्था वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने वहाँ पे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं भी देखी हैं और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों की वहाँ पे अवस्थाएं देखी हैं। उनके जो डिवाइडेशन है कितने वर्ष में बांटा गया है वो सारा कुछ वहाँ पे देखा हुआ है। अवस्थाओं के उपनाम और विशेषताएं भी वहाँ पर देखी गई, क्योंकि मोस्टली वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर देखा है। लेकिन बात करें अगर जीन पियाजे की, तो जो जीन पियाजे जो विद्वान हुए हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका जो चैप्टर है जीन पियाजे का बहुत बड़ा चैप्टर है और इनके जो शब्दावली है वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीटेट या टेट किसी भी एग्ज़ाम की बात करें जिसमें साइकोलॉजी है या सीडीपी है, तो उसमें जीन पियाजे की जो शब्दावली है उस वहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो हम जीन पियाजे के सिद्धांत में प्रयुक्त होने वाली जितनी भी शब्दावली है यानी शब्द हैं उन सभी को देखेंगे। उनका बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ आप देखेंगे। आप उनको जीन पियाजे का जो ये टॉपिक है इसको 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसको एक पार्ट में पढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा अगर हम इसको एक ही पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो पार्ट है, आज का जो वीडियो है वो इतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसको छोटा सा रखेंगे, क्योंकि हम जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को देखेंगे कि उस सिद्धांत को और किन नामों से जानते हैं। तो जिन नामों से जानते हैं और मतलब जो संज्ञानात्मक विकास है उसको और किन के नामों से जानते हैं, या जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसके और क्या नाम है उनको हम देखेंगे, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके साथ ही हम जितनी शब्दावली मतलब आज के वीडियो में के लिए या टाइमिंग को देखते हो पॉसिबल होगी वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी बची हुई शब्दावली को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और साथ ही ये भी बताऊंगी कब किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर पिछले एग्ज़ाम्स में, ठीक है। क्योंकि आप कोई सा भी एग्ज़ाम देखें, पेपर उठाकर आप देख सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल ऐसा कि किसी भी एग्ज़ाम्स में जीन पियाजे का कोई भी क्वेश्चन ना आया हो, ऐसा नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। कोई भी पेपर आप उठा के देखें जिसमें साइकोलॉजी है उसमें जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, चाहे जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड हो या जीन पियाजे के सिद्धांत में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली से हो, पर होगा ज़रूर, क्योंकि जीन पियाजे अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं उनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अवस्था वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अवस्थाओं को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो डबल हो जाएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं और टॉपिक भी फिर बड़ा हो जाएगा, बाकी चीज़ें रह जाएंगी, आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे जो ज़रूरी है आपको पढ़ने के लिए, जीन पियाजे से रिलेटेड उनको देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे को देखते हैं और हमने सारा कुछ पॉइंट वाइज ही लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे पॉइंट वाइज समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होती है और आपके माइंड पर प्रेशर कम पड़ता है। ऐसे थ्योरी वाइज लिख देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखा है अलग अलग, ताकि एक चीज़ ख़त्म हो तो दूसरा पॉइंट के रूप में आप देखेंगे। तो लाइन टू लाइन जब आप देखते हैं चीज़ों को तो आपको ईजिली याद होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पियाजे के बारे में कि पियाजे कहाँ के निवासी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो जीन पियाजे जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं, ये ध्यान रखना। और सारे ही वैज्ञानिकों के जो देश के नाम है वो मैं बता रही हूँ, साथ के साथ हमने गुथरी को पढ़ा हुआ है, हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा है और बहुत जितने भी हम विद्वानों को पढ़ा रहे हैं उनका देश हम सभी का बता रहे हैं आपको, ताकि जो है आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं और ये पेशे से जंतु वैज्ञानिक थे, ठीक है। लेकिन ये जो जीन पियाजे हैं पेशे से जंतु वैज्ञानिक थे, लेकिन इनका साइकोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं साइकोलॉजी के, तो इसलिए इनको जो है इसके लिए इसमें बहुत सारे प्रमुख सिद्धांत देने के लिए भी इनको जाना जाता है। लेकिन पेशे से ये क्या है, जंतु वैज्ञानिक हैं। कौन? जीन पियाजे। और ये स्विट्ज़रलैंड के जो है मनोवैज्ञानिक है, या स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं, निवासी हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जीन पियाजे ने कहा था
बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। ये एक तरह का स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ज़रूर आपको याद करने चाहिए, क्योंकि जीन पियाजे इम्पॉर्टेंट है, तो जीन पियाजे के सभी स्टेटमेंट आप ज़रूर पढ़ें। क्या है स्टेटमेंट है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये जीन पियाजे का है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। तीसरा है, पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान एवं शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान के जनक थे। इसके अलावा इन्होंने 3 अन्य सिद्धांत भी दिए हैं। इसको देखते हैं हम, क्योंकि हम इन्हीं 3 अन्य सिद्धांत जो हैं इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्या है पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान? यहाँ से एक एक चीज़ को देखें। पहला क्या हो गया? विकासात्मक मनोविज्ञान। और दूसरा क्या है? शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान। प्रतिमान कहते हैं मॉडल को, प्रतिमान को इंग्लिश में कहते हैं मॉडल। ठीक है, तो पहला क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान और दूसरा क्या है? शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान। इन दोनों के जनक माने जाते हैं कौन? जीन पियाजे। किसके जनक माने जाते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान और शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे। इसके अलावा इन्होंने 3 अन्य सिद्धांत भी दिए हैं। पहला भाषा एवं विचार का सिद्धांत, दूसरा नैतिक विकास का सिद्धांत, तीसरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि अगर इन तीनों में से ये वाला पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो आप आंख बंद करके जीन पियाजे को कर देंगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े इन तीनों सिद्धांतों के नाम, तब अगर आपसे ये वाला पूछ लिया जाता है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तब आप नैतिक विकास का सिद्धांत किसको करेंगे? आप जो है नैतिक विकास का सिद्धांत जिन जिन वैज्ञानिकों ने दिया है, आप उनमें से ही किसी को कर सकते हैं। आप कोहल पर्क्स को कर सकते हैं, या जिसको भी आप करना चाहेंगे करेंगे अगर नहीं पढ़ा है। लेकिन जीन पियाजे का भी नैतिक विकास का सिद्धांत है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा जीन पियाजे आपको करना है। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया है। भाषा एवं विचार का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने। एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये सिद्धांत वाइगोस्की ने भी दिया है, लेकिन कैसे दिया है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा कि भाषा एवं विचार का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, लेकिन यही भाषा एवं विचार का सिद्धांत वाइगोस्की ने भी दिया है। लेकिन वाइगोस्की ने कैसे दिया है और जीन पियाजे ने कैसे दिया है वो सब अभी आपको पता चल जाएगा। बस इतना फ़र्क है, जो जीन पियाजे ने ये सिद्धांत दिया है उन्होंने विचार को पहले रखा है, और जो वाइगोस्की ने ये सिद्धांत दिया है उन्होंने भाषा को पहले माना है। बस इतना फ़र्क है, बाकी सेम है। ठीक है, मतलब जो वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया है और जो ये जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया है, तो जीन पियाजे ने भाषा को बाद में माना है, विचार को पहले रखा है उन्होंने। ठीक है, किसी भी भाषा में विचार को वरीयता दी है जीन पियाजे ने, और वहीं वाइगोस्की ने विचार के बाद माना है, विचार से पहले माना है भाषा को, लेकिन जीन पियाजे ने विचार को भाषा से पहले माना है। ठीक है, तो ये दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना, अभी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है उनके 3 अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? भाषा एवं विचार का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल से। संज्ञानात्मक सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है जीन पियाजे का, लेकिन इन दोनों को भी हमें पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पियाजे का भाषा एवं विचार का सिद्धांत। पियाजे ने भाषा के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, मतलब जो भाषा एवं विचार का सिद्धांत है इसके 2 प्रकार बताए हैं। किसने? जीन पियाजे ने। पहला अहम केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित भाषा को स्वार्थी भाषा भी कहते हैं, स्वार्थी। ठीक है, जिसमें ईगो होता है ना। अहम केंद्रित भाषा यानी स्वार्थी भाषा, और दूसरी है सामाजिकृत भाषा। अब क्या फ़र्क है, अहम केंद्रित भाषा किसके लिए है और सामाजिकृत भाषा में कौन आता है वो देखें। अहम केंद्रित भाषा यानी स्वार्थी भाषा ये शैशवावस्था में होती है और एक तरफा होती है। अब एक तरफा कैसे होती है? अहम केंद्रित भाषा शैशवावस्था में होती है। शैशवावस्था में मतलब 0 से 5 वर्ष तक होती है अहम केंद्रित भाषा, और ये एक तरफा होती है। एक तरफा क्यों होती है? क्योंकि इस उम्र में बच्चे केवल खुद से मतलब रखते हैं और खुद से ही बातें करते हैं। कभी आपने किसी छोटे बच्चे को खेलते देखा होगा, वो अकेले ही खेलता है और अकेले में ही खेलते खेलते वो खुद से ही बातें करता है।
कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, अब इसको इधर रखना है, उधर रखना है, अब तुम भागो, अब तुम चुप हो जाओ। इस तरह से मतलब वो खुद से ही बातें करके खुद से ही खेल लेता है। यानी क्या होता है, एक तरफ़ा होता है और स्वार्थी भी इसको माना जाता है, क्योंकि उसे दूसरे से मतलब नहीं होता, चाहे 20 बच्चे। यहाँ तक कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये सिद्धांत जो इन्होंने जब बनाया है अहम केंद्रित भाषा का सिद्धांत और सामाजिकृत, तो क्या किया था जीन पियाजे ने, एक रूसो लैब है, रूसो लैब मतलब रूसो प्रयोगशाला जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था। जीन पियाजे ने 20 बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था और सोचा था कि ये आपस में बातें करेंगे, तो क्या बातें करेंगे वह सुनने के लिए बाहर आ गए। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि सभी बच्चे और सभी शैशवावस्था की उम्र वाले बच्चों को ही इन्होंने बंद किया। तो क्या देखा इन्होंने कि कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे से बातचीत नहीं कर रहा था, सारे बच्चे खुद में ही मगन थे, खुद से ही बातें कर रहे थे, वो किसी दूसरे बच्चे से बात नहीं कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने स्वार्थी भाषा भी कहा है इसको, कि बच्चे स्वार्थी होते हैं खुद के लिए और उनका जो वो संप्रेषण होता है वो एक तरफ़ा होता है, यानी अहम केंद्रित है, यानी इसमें ईगो होता है। ठीक है, वो ईगो जो बड़े लोगों में ईगो होता है वो अलग होता है और शैशवावस्था वाला ईगो अलग होता है, यानी संप्रेषण एक तरफ़ा होता है, यानी वो खुद से ही बातें करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा अहम केंद्रित भाषा, यानी इसको स्वार्थी भाषा भी कहते हैं और ये शैशवावस्था में होती है और एक तरफ़ा होती है, यानी खुद से ही बस लगाव होता है उनको बच्चों को, यानी जो शैशवावस्था में होते हैं बच्चे उनको, और खुद से ही बातें करते हैं, यानी एक तरफ़ा होता है। दूसरा क्या है, यानी भाषा एवं विचार का सिद्धांत के जो 2 प्रकार हैं, पहला अहम केंद्रित, दूसरा सामाजिकृत भाषा। सामाजिकृत भाषा मतलब समाज कब बनता है, किसी एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता जब तक वह दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएगा, दूसरे मतलब वक्ता और श्रोता नहीं बनेगा तब तक समाज नहीं कहलाएगा। और सामाजिकृत भाषा में भी यही है, ये शैशवावस्था से आगे होती है, यानी 5 वर्ष के बाद, 5-6 वर्ष के बाद जो है ये स्टार्ट होती है सामाजिकृत भाषा। और ये जो है 2 तरफ़ा होती है। तब क्या होता है, बच्चा अपना भी कहता है और दूसरे की बात भी सुनता है। छोटा बच्चा है वो अपने मम्मी पापा मतलब शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो सिर्फ क्वेश्चन ही करता रहता है, क्वेश्चन करता रहता है, दूसरे सामने वाले की बात नहीं सुनता। वो क्या है, अहम केंद्रित, यानी वो खुद स्वार्थी होता है। लेकिन उसके बाद यानी शैशवावस्था के बाद बच्चा जो है अपने मम्मी पापा की बातें या अपने आसपास और बच्चों की बातें सुनना भी चाहता है, उनसे बोलता भी है, उनकी बातें सुनना चाहता है, अनुकरण भी करना चाहता है, यानी वक्ता और श्रोता का क्रम चलता है। कभी वो वक्ता बनता है, कभी वो श्रोता बनता है, यानी 2 तरफ़ा होता है संप्रेषण, है ना। कभी वक्ता बनता है तो वो कभी श्रोता बनता है, तो 2 तरफ़ा संप्रेषण होता है। और इसमें किसमें, सामाजिकृत में। तो आई होप समझ में आ गया होगा अहम केंद्रित भाषा और सामाजिकृत भाषा ये किसके प्रकार हैं, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। तो ये भाषा एवं विचार का सिद्धांत जीन पियाजे का है। इसमें 2 प्रकार बताए इन्होंने, अहम केंद्रित भाषा और सामाजिकृत भाषा। नेक्स्ट है हमारा, और इसी को देखें, अच्छा पियाजे का जो भाषा एवं विचार का सिद्धांत है वो वाइगोस्की ने भी दिया है। तो वाइगोस्की का इनसे अलग कैसे है, देखें। पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है, विचार को भाषा से पहले रखा है, जबकि वाइगोस्की ने भाषा को पहले माना है। ठीक है, फिर है पियाजे के सिद्धांत का उदाहरण क्या है, तुम एक जानवर हो। देखिए, ये अगर उदाहरण आप याद कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तुम एक जानवर हो, क्या ये एक कॉमन बात लगती है, क्या ये 2 तरफ़ा नहीं है, क्या ये किसी भी अगर ये बोला जाए तुम एक जानवर हो तो कैसे पता चलेगा कि क्या विचार है उसके, किस विचार से ये बोला गया है ना। तो क्या है पियाजे का सिद्धांत कि विचार पहले हैं। अगर किसी हम रियल जानवर को बोलें कि तुम एक जानवर हो और किसी निर्दयी व्यक्ति को हम बोलें कि तुम एक जानवर हो, जो बच्चे को पीट रहे हो तुम जानवर हो क्या, तो यहाँ पर किस चीज़ को हम वरीयता देंगे, हम विचारों को वरीयता देंगे। यानी विचार से ही तो आप पहचानेंगे कि ये रियल जानवर को बोल रहा है या निर्दयी व्यक्ति को बोल रहा है। उसके विचार को ही आप पहचान कर ये समझेंगे कि किस तरह से ये बोल रहा है। वाक्य तो एक ही होगा, भाषा तो सेम एक ही होगी ना, विचारों से ही तो आप पहचान पाएंगे कि ये रियल जानवर को बोल रहा है या किसी निर्दयी व्यक्ति को बोल रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जीन पियाजे ने क्या कहा है कि विचार पहले हैं भाषा से। ठीक है, तो ये हो गया भाषा एवं विचार का सिद्धांत। और ये सिद्धांत लिया किस बुक से गया है,
यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये जो पियाजे का भाषा एवं विचार का सिद्धांत है वो कौन सी पुस्तक से लिया गया है, किससे लिया गया है? तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है ये वाला सिद्धांत, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। किसका? जीन पियाजे का, क्योंकि वाइगोस्की का भी है ना। तो जीन पियाजे का भाषा एवं विकास का सिद्धांत किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है, जो कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट इनका जो है जो सिद्धांत है वो है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। हमारा जो दूसरा सिद्धांत है वो है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जैसे वो आसान है भाषा एवं विचार का सिद्धांत, उसी तरह से ये भी सिद्धांत जो है आसान ही है, इसमें कुछ नहीं है। इसके प्रकार निम्नलिखित हैं। किसके? नैतिक विकास के सिद्धांत के जो प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्व नैतिक अवस्था, ये होती है 0 से 5 वर्ष। दूसरा है परायत्त या पराधीन नैतिकता, ये होती है 5 से 9 वर्ष। और तीसरा है स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता, ये होती है 10 वर्ष से आगे। बस इन 3 को आपको याद रखना है, लेकिन ये होती 3 है मगर मानी 2 जाती हैं, ठीक है। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे का, उसके 2 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन लिखे होते हैं 3 पर माने 2 ही जाते हैं, यानी नैतिकता जो है 2 प्रकार की मानी जाती है। और ये पहली वाली जो होती है पूर्व नैतिक अवस्था, ये किसी भी मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं होती, इसका कोई रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखें, इसमें बालक में कोई नैतिकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये 0 से 5 वर्ष है। जैसा कि अभी बताया, जो शैशवावस्था होती है यानी 0 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो स्वार्थी अवस्था होती है, और उसमें नैतिकता तो हो ही नहीं सकती। क्यों? छोटे बच्चों में नैतिकता होती है क्या? उनमें कोई नैतिक गुण नहीं होते, उनमें कोई नैतिकता नहीं होती, नैतिकता की उन्हें समझ नहीं होती है। वो किसी जानवर को भी मार सकते हैं, किसी जानवर को परेशान करते हैं, कभी बिल्ली की पूंछ खींचते हैं तो कभी चींटी को मार देते हैं। उनमें नैतिकता नहीं होती, क्योंकि उनको नैतिकता की समझ नहीं होती। किसमें? 0 से 5 वर्ष के बच्चों में, यानी शैशवावस्था में। तो इसमें बालक में कोई नैतिकता नहीं होती। और ये पूर्व नैतिक अवस्था होती है, यानी पूर्व नैतिक अवस्था, यानी नैतिकता से पूर्व की अवस्था होती है ये, तो इसको नैतिकता में काउंट नहीं किया जाता। तो नैतिकता मानी जाती है सिर्फ कितनी? 2। नैतिक विकास के सिद्धांत में सिर्फ 2 प्रकार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला तो वो ऊपर वाला था, पूर्व नैतिक अवस्था जो है, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता। फिर आता है परायत्त या पराधीन नैतिकता, जो कि होती है 5 से 9 वर्ष तक, यानी जो बाल्यावस्था होती है उसमें होती है। और इसमें क्या, इसका जो एक तरह से आप इसका फार्मूला मान सकते हैं या एक कोड मान सकते हैं, नैतिक यथार्थवाद, ठीक है। नैतिक यथार्थवाद आप इसका पासवर्ड या कोड मान सकते हैं। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप इसका जो है एक्सप्लेनेशन समझ पाएंगे। नैतिक यथार्थवाद, यथार्थ का मतलब होता है जो है, जैसा है वो वैसा ही है, यथार्थ का मतलब यही होता है। तो जब यथार्थ का मतलब ये होता है जो जैसा बताया जा रहा है वो वैसा ही है, ये मान लेते हैं बच्चे, ये मान लेते हैं, उसी को कहते हैं परायत्त या पराधीन नैतिकता। वो पराधीन होते हैं दूसरों के, यानी इसमें नैतिकता निश्चित होती है, ठीक है। नैतिकता कैसी होती है? निश्चित होती है। अगर क्वेश्चन आता है कि नैतिकता निश्चित किस अवस्था में होती है या किस में होती है, तो इसमें ऑप्शन होंगे, तो आपको याद रखना परायत्त लिखा होगा या पराधीन नैतिकता लिखा होगा, ठीक है। परायत्त नैतिकता या पराधीन नैतिकता में नैतिकता निश्चित होती है, और ये 5 से 9 वर्ष तक की अवस्था में होती है। इसे बदला नहीं जा सकता, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसे बदला नहीं जा सकता, जैसे जीव को मारना पाप है। मतलब किसी बाल्यावस्था के बच्चे को, यानी जो 5 से 9 वर्ष में है, 9-10 में, ठीक है, जो इस उम्र में बच्चा है यानी बाल्यावस्था में है, वो उसकी नैतिकता निश्चित होती है। उसको मतलब किसी ने कुछ बता दिया तो उसको ही मानता रहता है और उसको बदल नहीं सकता। जैसे अगर किसी बच्चे को बता दिया गया कि जीव को मारना पाप है, जीव को नहीं मारना चाहिए, जीवों को नहीं सताना चाहिए, उन पर दया करना चाहिए, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको ना ही बदला जा सकता है और ये बिल्कुल निश्चित है, मतलब जो पत्थर की लकीर हो गया उस तरह का है। मतलब वो एक तरीके से रट्टा मार लेते हैं उस चीज़ों को
कि इसको बदला नहीं जा सकता। ये मेरे बड़ों ने बताया है और ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। इसमें नैतिकता निश्चित होती है, यानी अब वो सोचते हैं ना किसी एक किताब जैसी चीज़ है कोई, उसको बदला नहीं जा सकता और जो जैसा बताया है वो वैसा ही रहेगा, यानी कि यथार्थवाद है ये। और इसको कहते हैं परायत्त या पराधीन नैतिकता, और ये होती है 5 से 9 वर्ष की उम्र में। और इसका पासवर्ड है नैतिक यथार्थवाद, और इसमें नैतिकता निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। उदाहरण क्या है? जीव को मारना पाप है, यानी जो बता देता है उसको उसी तरह से मानता है, उसको बदला नहीं जा सकता, यानी परायत्त या पराधीन नैतिकता। दूसरा है स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। अब स्वतंत्र का मतलब यानी बच्चा इसमें क्या होता है, इस नैतिकता में ये नैतिकता निश्चित नहीं होती, समय के साथ स्वतंत्र होता है वो बदलने के लिए उस नैतिकता को। तो इस नाम से जैसा कि पता चल रहा है स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता, ये होती है 10 वर्ष से आगे, ठीक है, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष या उससे आगे, यानी 10 वर्ष के बाद ही, 10-11 वर्ष के बाद ही ये स्टार्ट होती है स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। और इसमें क्या होता है, नैतिकता निश्चित नहीं होती है, ऐसा नहीं है इसमें जो किसी ने बता दिया वो वैसा ही है, वो बदला नहीं जा सकता। ये जो है बदली जा सकती है, यानी कि निश्चित नहीं होती है, वो जो है निश्चित होती है। ऊपर वाली यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर देखें, ये निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन स्वायत्त वाली को बदला जा सकता है क्योंकि वो निश्चित नहीं होती है, ठीक है। स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता जो है वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती है और इसको परिस्थिति के आधार पर बदला जा सकता है, जैसी परिस्थिति होती है वैसा किया जाता है, यानी परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, यानी ये जो है परिस्थिति पर निर्भर करती है। कौन सी? स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। यानी इसमें क्या है, ज़रूरत पड़ने पर नैतिकता जो है वो बदली जा सकती है, जैसे जीव को मारना पाप है। अभी देखें आप, पराधीन नैतिकता में भी बताया गया था कि जीव को मारना पाप है, लेकिन बच्चा उसको मान लेता है कि जीव को मारना पाप है। अब चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो जीव को नहीं मारेगा, चाहे वो जीव उसे नुकसान पहुंचा दे, लेकिन वो उसको नहीं मारेगा, क्योंकि ये नैतिकता है निश्चित वाली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जीव को मारना पाप है, जानता है, ठीक है, मनुष्य जानता है कि जीव को मारना पाप है, परंतु यही कहने वाला बालक आगे चलकर सेना में भर्ती हो जाता है, तब वो क्या करेगा, तब वो स्वतंत्र होता है अपने निर्णय लेने के लिए परिस्थिति के अनुसार। यानी अब उसको जो है, अगर कोई भी घुसपैठ जो है घुसपैठ करता है बॉर्डर के अंदर, तो उसको मारना ही पड़ेगा या उसको सज़ा देनी पड़ेगी, या जो भी है वो फिर वहाँ पर नैतिकता को बदलता है, यानी परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। और ये किस में होता है, स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता में, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पराधीन नैतिकता वो होती है जिसमें जैसा बता दिया बच्चे को वो बिल्कुल वैसा ही मानता है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये सोचता है, वो उसकी ये सोच होती है कि इसको बदला नहीं जा सकता, ये निश्चित होती है। लेकिन स्वायत्त या स्वतंत्र जो नैतिकता होती है उसमें क्या होता है, उसमें परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, वो निश्चित नहीं होती है और उसको परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, क्योंकि वो परिस्थिति पर निर्भर होती है। जैसे जो जीव को मारना पाप है कहने वाला बालक आगे चलकर सेना में भर्ती हो जाता है, तब उसको परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता की अवस्था, या स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। तो ये तो हो गई नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का। अब इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो जो जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत पियाजे की प्रसिद्ध पुस्तक मॉरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। मॉरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। दूसरा, यह सिद्धांत मुख्यतः, यहाँ पर मुख्यतः है, ठीक है, यह सिद्धांत मुख्यतः कंचा खेलने वाले कुछ बालकों से प्रेरित है। कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत। फिर है, इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए पियाजे ने अवलोकन, साक्षात्कार और जांच पड़ताल विधि का प्रयोग किया। यानी जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग करके ये सिद्धांत उन्होंने बनाया, कौन कौन से? अवलोकन का, साक्षात्कार का और जांच पड़ताल विधि का प्रयोग किया। देखिए साक्षात्कार कैसे,
उन्होंने साक्षात करके ही तो ये ज्ञात किया होगा कि जो पराधीन वाली नैतिकता है वो निश्चित है, यानी जीवों को मारना पाप है। किसी बच्चे ने बता दिया कि जीवों को मारना जो है वो पाप है, वो उसको निश्चित वो सोचते हैं कि इसको नहीं बदला जा सकता। ये सब चीज़ें उन्होंने साक्षात्कार से ही प्राप्त की। इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया वो सब साक्षात्कार करके, अवलोकन करके, जांच पड़ताल करके ही इसको सिद्ध किया कि ये सही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके जो शब्द हैं इनको ध्यान रखना है कि ये सिद्धांत मतलब किन उस पर दिया था, तो अवलोकन, साक्षात्कार और जांच पड़ताल विधि पर दिया था। कौन सी पुस्तक से है तो ये ध्यान रखना है। किन बालकों से प्रेरित है तो कंचा खेलने वाले बालकों से प्रेरित है, बस इतना ध्यान रखना है। अब इनका हम देखते हैं तीसरा इम्पॉर्टेंट सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वीडियो बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि जीन पियाजे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर इनकी इम्पॉर्टेंस को देखें जीन पियाजे की, तो आपको ये वीडियो बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और आपको समझाना ज़रूरी है। अगर मैं आपको ना समझाऊं तो ये वीडियो हम 15 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, आप तक नोट्स तो पहुंच गए लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया कि स्वायत्त क्या होता है, या पराधीन नैतिकता क्या है, या मतलब सारी चीज़ें अहम केंद्रित क्या है। तो आपको समझाना भी ज़रूरी है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर इसीलिए मैंने 2 पार्ट में बनाया है ताकि बहुत बड़ा वीडियो ना हो। तो बस लास्ट है ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे और इसके बाद हम इनके 5 शब्द देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट शब्दों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो पियाजे ने व्यापक स्तर पर, सॉरी गाइस, फिर से देखते हैं यहाँ पे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। ठीक है, व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार के स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। इनका क्या है, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है क्या है वो, बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार के स्वरूप, अर्जित ज्ञान का जो भंडार है उसका जो स्वरूप है विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। जो विकास की अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं अवस्था वाले वीडियो में, वहाँ से देखें आप। अवस्थाओं में प्रत्येक अवस्था में जो अर्जित ज्ञान का भंडार है वो उसका स्वरूप जो है वो बदलता रहता है। और संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। इसीलिए जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की, वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो अवस्थाएं हैं वो संज्ञानात्मक विकास को ही दर्शाती हैं। और संज्ञानात्मक विकास को इसीलिए अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। और यहाँ से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि संज्ञानात्मक विकास को ही अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं और विकासात्मक सिद्धांत भी किसे कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास को। इसीलिए विकासात्मक सिद्धांत लिखा हो या संज्ञानात्मक सिद्धांत लिखा हो या अवस्था सिद्धांत लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को 3 नामों से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखें यहाँ से जो जीन पियाजे के शब्द हैं, यानी जो उनकी सिद्धांत में अलग अलग सिद्धांतों में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दावली से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन शब्दावली को हम देखेंगे। इसमें आता है संक्रिया आती है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अनुकूलन आता है, स्कीमा आता है। स्कीमा को हम पहले भी समझा चुके हैं आपको, जो हमारा सीरीज़ वाले वीडियो चल रहे थे, पर यहाँ पर भी हम आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। फ़िलहाल स्कीमा आज की वीडियो में नहीं है, क्योंकि वो क्रम से सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्रम नहीं बिगाड़ूंगी। तो स्कीमा जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है उनका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है संक्रिया। संक्रिया जो है ये CTET में पूछा जा चुका है, आपको ध्यान होगा। संक्रिया को ऑपरेशन कहते हैं इंग्लिश में। संक्रिया है क्या, किसी वस्तु को बिगाड़ कर या तोड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश ही क्या कहलाती है, संक्रिया। किसी वस्तु को बिगाड़ कर या तोड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश कहलाती है क्या, संक्रिया, यानी ऑपरेशन। और CTET के एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। कुछ वहाँ पे कोई नाम दिया गया है, कोई बच्चे का नाम दिया गया है कि वो जो है किसी खिलौने को तोड़कर, ठीक है, उसकी आंतरिक जो पार्ट हैं उनको जो है देख रहा है बहुत ध्यान से, उनके आंतरिक पार्टों को जो है अलग करके उसने तोड़ दिया और फिर उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, ये कौन सा सिद्धांत है, ये क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन थे वहाँ पे आपके। तो ये क्या है, ये संक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, किसी वस्तु को बिगाड़ कर या तोड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश
यहाँ पे कोशिश है। कोशिश क्या कहलाती है? संक्रिया यानी ऑपरेशन। तो इसको ध्यान रखना है, सीटेट में पूछा जा चुका है आपसे। फिर क्या है? वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या है? वस्तु भले ही आँखों से ओझल हो लेकिन उसका अस्तित्व रहता है, और ये क्या कहलाती है? वस्तु स्थायित्व। जैसे किसी बच्चे का कोई खिलौना गिर जाए अगर, तो वो उठा नहीं सकता। बहुत छोटा बच्चा है अगर, तो वो उठा नहीं सकता उस खिलौने को, और वो वस्तु उससे ओझल हो जाती है, गिर जाती है या खो जाती है, तो वो वस्तु उससे ओझल होती है लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। और वो क्या करता है? ज़ोर ज़ोर से रोना या चिल्लाना शुरू कर देता है। तो पास वाला जो भी मम्मी पापा जो भी होते हैं वो लाकर उस वस्तु को उसे दे देते हैं। इतना दिमाग उसके पास होता है कि वस्तु हम नहीं ढूंढ सकते लेकिन हमें मिल जाएगी वो वस्तु। क्या होता है? इतना दिमाग होता है बच्चे के पास। तो ये कहलाता है क्या? वस्तु स्थायित्व। वस्तु भले ही आँखों से ओझल हो लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। अब इसको वो किसी भी तरह से एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। बस ये चीज़ आपको जो है इनको अलग अलग उदाहरण से या जैसे भी आप अपने माइंड में इसको बिठा लें। एग्ज़ाम्स में कोई भी उदाहरण दे सकते हैं इसका, बस आपको ये समझना होगा वस्तु भले ही आँखों से ओझल हो लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। ये चीज़ आपको नोट रखनी, ध्यान रखनी दिमाग में। इससे बना करके कोई भी उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं। तो ये कहलाता है क्या? वस्तु स्थायित्व। तीसरा है मूल प्रवृत्त्यात्मक या जन्मजात व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक या जन्मजात व्यवहार यह किसी भी अधिगम का परिणाम नहीं है, जैसे हंसना, रोना, मुस्कुराना आदि। तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो इजी भी है बहुत। मूल प्रवृत्त्यात्मक या जन्मजात व्यवहार, जो जन्मजात जो प्रेरक होते हैं या जन्मजात जो व्यवहार होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हंसना, रोना, मुस्कुराना, यही होते हैं जन्मजात। तो ये सभी किस में आते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक या जन्मजात व्यवहार में आते हैं, और ये किसी भी अधिगम का परिणाम नहीं है। अधिगम मतलब सीखना। ये किसी भी सीखने का परिणाम यानी रिजल्ट नहीं होते हैं। कौन? मूल प्रवृत्त्यात्मक या जन्मजात व्यवहार। ये सभी शब्द हैं जीन पियाजे की शब्दावली में आते हैं सभी शब्द, और इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चौथा है जीववाद। जीववाद को मतलब जीवित होने का भ्रम। चाहे तो आप जीववाद कह लें इसको, चाहे सिंपल भाषा में समझें तो जीवित होने का भ्रम, यानी बच्चों में ये भ्रम होता है कि उनके आसपास की वस्तुएं और खेल खिलौने जीवित हैं। यानी छोटा सा किसी बच्चे के पास छोटा सा खिलौने का चूहा है या रैबिट है या शेर है, ठीक है, तो वो उसको छोटा सा खिलौना ही होता है लेकिन वो सोचते हैं क्या? इसको जीवित जैसा, सजीव मानते हैं, जीवित जैसा मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो वस्तुएं जो हैं जीवित हैं, उन्हें जीवित होने का भ्रम होता है किसी भी बच्चे को, इसीलिए वो खिलौनों से बातें करते हैं। वरना वो खिलौनों से बात क्यों करें? उनको खिलौनों से बातें वो इसीलिए करते हैं बच्चे क्योंकि वो उनको जो है भ्रम होता है उनके जीवित होने का। तो इससे भी आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको कहते हैं कि जीववाद। यानी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे अगर उसमें इस तरह का कुछ है कि बच्चे के आसपास के जो खिलौने या वस्तुएं होती हैं उनको वो बच्चा जो है जीवित समझता है या जीवित होने का भ्रम होता है, तो ये क्या कहलाता है? जीववाद कहलाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ शब्दावली है जो जीन पियाजे की ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट शब्दावली को देखेंगे। फिर लास्ट है हमारी जो परावर्ती क्रिया। परावर्ती क्रिया किसको कहते हैं? बालक जिस क्रिया को सीख जाता है उसी को बार बार दोहराकर खुश होता है, इसे ही परावर्ती क्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है। अपने आसपास आप देखें बच्चों को, जब कोई बहुत छोटा बच्चा कोई काम करना सीख जाता है तो वो बहुत खुश होता है, बार बार उसी को करना चाहता है, बार बार उसी को करता है और खुश होता है। जैसे कोई बच्चा कोई एक शब्द बोलना सीख जाता है जब, तो बार बार वो उसी शब्द को बोलता है और उससे खुश होता रहता है। इसी को कहते हैं क्या? परावर्ती क्रिया। या आप कोई शब्द जब बच्चे से बोलते हैं और वो आपके किसी एक शब्द पर मान लीजिए हंसता है ज़ोर से, तो जब भी आप वो शब्द बोलेंगे तो वो ज़ोर से हंसता है, उसको खुशी होती है बार बार उसी क्रिया को दोहराने की। तो ये क्या कहलाती है? परावर्ती क्रिया कहलाती है। आसान है, सब कुछ सिंपल है, बस शब्दों को हम जो है समझ नहीं पाते। जब उनका अर्थ समझ लें हम तो वो चीज़ें कुछ भी नहीं रहती। किसी भी चीज़ को समझ में ना आए तो उसको तोड़ देना चाहिए। तोड़ दें किसी भी चीज़ को, उसको सारे पार्ट अलग कर दें तो हमको समझ में आ जाता है वह क्या है। इसी तरह से किसी भी शब्द को समझने के लिए उसका अर्थ अगर हमें समझ में आ जाए तो पूरा हम उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इसी तरह से परावर्ती क्रिया ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आती तो परावर्ती किसको कहते हैं?
बालक जिस क्रिया को सीख जाता है उसी को बार बार दोहराता है, इसी को कहते हैं क्या, परावर्ती क्रिया। तो आज के वीडियो में हमने जीन पियाजे के सिद्धांत पढ़े, पूरी डिटेल से और पूरे एक्सप्लेन के साथ हमने आपको बताया, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया, इजी तरह से बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो जीन पियाजे की शब्दावली है उस शब्दावली के 5 शब्द हमने देखे, बाकी लगभग अभी 15-16 शब्द और बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।